सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबको विदित है कि इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और उसके पास उस समय भी अजेय सामुद्रिक बेड़ा था। अतः फ्रांसीसी बेड़े व सेनाओं के द्वारा इंग्लैंड को हराना आसान नहीं था, किंतु नेपोलियन का विश्वास था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे परास्त करना संभव हो सकेगा। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड का जीवन महाद्वीप के व्यापार एवं वाणिज्य पर निर्भर है और यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को विवश होकर हार स्वीकार करनी पड़ेगी। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप्प करने के उद्देश्य से जिस योजना का अवलंबन किया उसे महाद्वीपीय प्रणाली कहते हैं। इसे व्यापार बहिष्कार की नीति भी कहते हैं। वस्तुतः यह वह व्यवस्था थी जिसके अधीन यूरोप महाद्वीप के देशों को नेपोलियन के कई आज्ञापत्र एवं आदेश मानकर इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करता था और जिसके द्वारा वह इंग्लैंड की आर्थिक खुशहाली को नष्ट करके उसे अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश करना चाहता था। क्योंकि इंग्लैंड ही फ्रांस का शत्रु बच रहा था जिसे परास्त किए बिना यूरोप की प्रभुसत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। अर्थात नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य इंग्लैंड की आर्थिक खुशहाली को नष्ट करके उसके व्यापार बहिष्कार की नीति के माध्यम से उसके व्यापार को बहिष्कार करके उसको समाप्त करना चाहता था। यह नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली कही जाती है। 21 नवंबर 1806 ईस्वी को नेपोलियन ने बर्लिन आदेश के द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह के खिलाफ नाकेबंदी की घोषणा की तथा इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप को व्यापार निषिद्ध कर दिया गया। ब्रिटिश जहाज़ों के लिए यूरोप के सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए। उल्लंघन करने वाले जहाज़ों को माल सहित जब्त कर लेने को कहा गया। इसके बाद 2 जनवरी 1807 ईस्वी को नेपोलियन ने वारसा आदेश जारी करके प्रशा तथा हैनोवर के समुद्र तटों पर भी अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया। उक्त 2 कदमों के जवाब में इंग्लैंड ने जनवरी 1807 ईस्वी में ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक अध्यादेश जारी किए, जिसके अनुसार फ्रांस या उसके मित्र राष्ट्रों का कोई जहाज उसके प्रभाव क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेगा और न ही उनसे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जनवरी 1807 ईस्वी में ऑर्डर्स इन काउंसिल अध्यादेश के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था लागू की। यह अध्यादेश इंग्लैंड ने उसके शत्रुओं का उन्हीं के अन्याय का फल देने के लिए जारी किए। हॉलैंड रोज लिखते हैं
कि नेपोलियन की नाकेबंदी की बात केवल धमकी मात्र थी, पर इस धमकी के जवाब में ब्रिटेन ने उपनिवेशों का माल नेपोलियन के राज्यों में प्रविष्ट होने से रोक दिया। इंग्लैंड की घोषणा के प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने 17 दिसंबर 1807 ईस्वी में मिलान से एक और आज्ञा पत्र जारी किया। मिलान आज्ञप्तियां बर्लिन आज्ञप्तियों से ज़्यादा कठोर थीं। मिलान आज्ञाओं के अनुसार कोई भी जहाज, चाहे वह किसी भी देश का हो, यदि वह अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आया हो तो उसे पकड़कर उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। यद्यपि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की अद्भुत सूझबूझ थी, जिसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करके फ्रांस को यूरोपीय व्यापारिक केंद्र बनाना था। इस योजना को लागू करने के लिए उसने जो कठोर कदम उठाए, उनके परिणाम स्वरूप वह घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया। उसकी यह नीति उसके व यूरोप के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। इंग्लैंड की सशक्त नौसेना ने यूरोपीय बंदरगाहों पर इतनी ज़बरदस्त नाकेबंदी की कि स्वयं यूरोप का उसके उपनिवेशों से संबंध विच्छेद हो गया। यूरोप में माल आना जाना बंद हो गया। नेपोलियन का विचार था कि फ्रेंच उद्योगों से यूरोप को माल मिल जाएगा, किंतु फ्रांस के कारखाने तुरंत इतने अधिक विकसित नहीं हो सकते थे और न ही सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन फ्रेंच कारखानों में संभव था। इसके अतिरिक्त फ्रांस का उत्पादन भी उच्च कोटि का नहीं था तथा मूल्य भी उत्पादित माल के अधिक हुआ करते थे। महाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोपियन व्यापारियों का व्यापार चौपट होने लगा तथा यूरोपीय जनता भारी संकट में पड़ गई। वस्तुओं के अभाव में जन सामान्य का जीवन असहनीय हो गया तथा तस्करी के व्यापार में वृद्धि हुई। तटस्थ रास्तों के माध्यम से चोरी छिपे माल पहुंचने लगा, किंतु माल के मूल्यों में उससे अत्यधिक वृद्धि हो गई। यूरोपियन राष्ट्रों ने महाद्वीपीय व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं किया। फ्रांस के अधीनस्थ राज्यों को बाध्य होकर इसमें सहयोग देना पड़ा, किंतु इसके पालन का अर्थ उनके लिए महाबलिदान और भारी परेशानी थी। यूरोप के अधिकांश राष्ट्र उसकी व्यवस्था को अपनाने के लिए बाध्य हुए। स्वीडन, हॉलैंड व पोप के राज्य ने इस नीति का विरोध किया। पुर्तगाल ने इंग्लैंड से अपने पुरानी मैत्री संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल पर आक्रमण किया, वह उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस अवसर पर नेपोलियन ने कहा था कि ब्रगांजा वंश का पतन इस बात का एक और सबूत है कि जो कोई भी अंग्रेजों का दामन पकड़ता है उसका नाश अनिवार्य है। इस प्रकार का कथन नेपोलियन का था। इस प्रकार से अपनी ही महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन ने अपने सभी मित्रों को असंतुष्ट कर दिया। हॉलैंड में नियुक्त उसके भाई लुई बोनापार्ट ने नेपोलियन की मनोवृत्ति के विषय में कहा था, इंग्लैंड से छेड़े गए संघर्ष के विरुद्ध वह कोई आक्षेप या शिकायत नहीं सुनता था और राजनीति एवं अर्थशास्त्र के नियमों की पूर्ण उपेक्षा करता हुआ अपनी नीति का परिपालन करता जा रहा था। इस प्रकार के विचार उसके भाई के थे।
लुई बोनापार्ट के। इंग्लैंड को ध्वंस करने की नेपोलियन की यह नीति आत्मघाती सिद्ध हुई तथा व्यावहारिक बुद्धि और राजनीतिक उद्देश्यों की सीमा के बाहर थी। इसमें संदेह नहीं है कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के मस्तिष्क की सूझ थी और यदि वह सफल हो गई होती तो विश्व इतिहास का रुख ही परिवर्तित हो जाता। इसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को यूरोप से खत्म करके फ्रांस को आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना था। लेकिन नेपोलियन के दुर्भाग्य से यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा सामुद्रिक मार्गों पर ब्रिटेन का प्रभाव बना रहा। तो अर्थात नेपोलियन की जो व्यवस्था महाद्वीपीय प्रणाली जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी कि इंग्लैंड के व्यापार को हम नष्ट कर देंगे, वह सफल नहीं हो पाई और यही नीति नेपोलियन के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई और इस नीति के कारण उसके जो मित्र देश थे वह भी उसके शत्रु हुए और उनसे युद्धों में वह उलझता चला गया और वही उसके पतन का कारण बना। आगे हम बात करते हैं नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण। इसके कारणों की अगर हम बात करते हैं, जिस समय नेपोलियन ने इस व्यवस्था को लागू किया, यूरोप उसके प्रभाव क्षेत्र में था, किंतु वह भूल गया था कि ब्रिटेन के अपने अनेक उपनिवेश हैं जिनसे उसके माल का यूरोप में आगमन पर प्रतिबंध कोई महत्व नहीं रखता था। ब्रिटेन अपने उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाता और तैयार माल बेचता था। अतः जब तक उसके दुनिया भर में फैले उपनिवेशों पर प्रतिबंध न लगा दिया जाता, तब तक इस व्यवस्था के सफल होने की आशा करना व्यर्थ था। जहाजी बेड़े के अभाव में हजारों मील लंबे समुद्र तट की रक्षा करना फ्रांस के लिए असंभव था। फ्रांस के पास इतना अधिक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा नहीं था कि वह खुले समुद्र में जहाज़ों को पकड़ सके। बिना विशाल सेना के विस्तृत सीमा पर माल यूरोप में आने से रोकना संभव नहीं था। तो यह इसका पहला कारण है, क्योंकि इंग्लैंड की सामुद्रिक सेना जो थी वह अत्यधिक मजबूत थी। यह एक असंभव योजना थी। प्रत्येक देश से यह आशा करना व्यर्थ था कि वह भारी कष्ट उठाते हुए इस योजना का पालन करता रहेगा। नेपोलियन के राज्यों ने इस योजना को विवशतावश स्वीकार किया था और अवसर मिलते ही उन्होंने इस योजना का परित्याग कर दिया। सारे यूरोप में इंग्लैंड से आने वाले माल के लिए चोरबाजारी व तस्करी होने लगी। नेपोलियन ने इस योजना को स्वीकार कराने के लिए अनेक देशों से युद्ध किए। फलस्वरूप वह सभी देश उसके कट्टर शत्रु हो गए। इंग्लैंड में अन्न का अभाव था, परंतु नेपोलियन उसको बराबर भारी मूल्य पर उसका धन कम करने के लिए अन्न भेजता रहा। यदि इंग्लैंड में अन्न न पहुंचता तो राष्ट्र भूख से मरने लगता और संभवतः विवश होकर संधि के लिए तैयार हो जाता। नेपोलियन का विचार था कि आर्थिक प्रतिबंध से फ्रांस के उद्योगों का विकास होगा और यूरोप की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, किंतु अल्प समय में उद्योगों का विकास होना भी संभव नहीं था। इसके अलावा फ्रांस का जो भी माल यूरोप के बाजारों में आता वह निम्न कोटि का तथा महंगा होता था। नेपोलियन ने फ्रांस में कुछ निश्चित प्रकार के मालों को आर्थिक लाभ के लिए चुंगी लगाकर आने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन रूस ने जब इसकी आज्ञा मांगी तब वह नाराज हो गया। इस नीति से
नेपोलियन की इस नीति से यूरोप के मध्य देश बहुत नाराज हुए, इससे क्रुद्ध हुए, जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण भी यूरोप में अतुल मात्रा में अवैध रूप से माल आता रहा, जिससे इसकी असफलता और भी निश्चित हो गई। नेपोलियन की यह योजना अव्यवहारिक थी। उसने यूरोपीय देशों की कई मांगों को पूरा करने की कोशिश की, परंतु चमड़े के जूते, गर्म कोट आदि के लिए उसे इंग्लैंड पर ही निर्भर रहना पड़ा। इसी अव्यवहारिक योजना को सफल बनाने में वह यूरोपीय युद्धों में इतना फंस गया था कि उसका वास्तविक लक्ष्य ही बहुत दूर छूट गया। इस व्यवस्था के परिणामों से ब्रिटेन को प्रभावित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। अल्प समय में इंग्लैंड के व्यापार पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। जब तक कि इंग्लैंड के सुरक्षित स्रोत समाप्त न हो जाए, नेपोलियन तानाशाह बनकर किसी भी नियम को अपने देश में लागू कर सकता था, किंतु दूसरे देशों पर इस प्रकार के प्रतिबंध अधिक समय तक लगाए रखना संभव नहीं था। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रशा, रूस और स्पेन से होने वाले युद्धों ने इस व्यवस्था को पूर्णतः विफल कर दिया। इस योजना द्वारा यूरोप के लोग ही नेपोलियन के विरोध में खड़े नहीं हुए, अपितु उसने फ्रांस के मध्यम वर्ग का भी सहयोग खो दिया, जिसने उसे शक्ति प्रदान की थी। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि उसकी यह योजना, नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली की योजना असफल रही और यही उसके पतन का प्रमुख कारण बनी। उसका जो उद्देश्य था महाद्वीपीय प्रणाली के माध्यम से इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करना, उसकी खुशहाली को नष्ट करना, वह इस उद्देश्य में कामयाब नहीं हुआ और अपने ही मित्र देशों को शत्रु बनाकर वह उन युद्धों में उलझता रहा और यह नीति उसके पतन का प्रमुख कारण बनी। थैंक यू।